सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए, कन्वेक्शन तक मैंने खत्म कर दिया है। अगर आप पीछे की क्लासेस को नहीं देखते हुए आ रहे हैं तो सबसे पहले पीछे की क्लासेस को देखते हुए आइए, ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए। मैं आपको पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में आपको पास करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो कन्वेक्शन खत्म होने के बाद अब हम जो चालू करेंगे वो है मेरा रेडिएशन। मैं हीट और टेम्परेचर आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने कंडक्शन, कन्वेक्शन और पीछे की चीजें काफी सारी बेसिक्स को खत्म कर रखा है। अब हम लोग रेडिएशन को देख रहे हैं। तो रेडिएशन क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि ये क्या है? तो इट इज द प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड। बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड। अब कहाँ ट्रांसमिट करेगा याद रखेगा। बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस पर हमारा हीट ट्रांसफर होता है। और इसमें सबसे जो मेन खासियत है वो क्या है कि विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि बिना किसी मीडियम के इसमें हीट ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अभी तक आप कंडक्शन और कन्वेक्शन जब देखते थे तो आप वहां देखते थे कि एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती थी बीच में। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सन है, अब इस सन से आपको पृथ्वी पर रोशनी पहुंचाता है, तो सन से क्या है? हीट ही तो निकल रहा है ना, एनर्जी के फॉर्म में। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? यही प्रोसेस रेडिएशन कहलाता है। ये आपका सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। तो अब बीच में क्या है? बीच में तो स्पेस है। अब स्पेस में क्या है? किसी तरह का मीडियम है क्या? किसी तरह का कोई मीडियम नहीं है। और आपको बता दें कि जो भी हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन है उसमें अगर मीडियम नहीं होगा तो इम्पॉसिबल है हीट कंडक्ट कराना। तो ये भी बात आपको याद हो गया है। अब जो अनदर प्रॉपर्टी होता है हीट रेडिएशन का, वो बिल्कुल, जो अगर आपको बात करें कि जो रेडिएशन है इसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है लाइट के प्रॉपर्टी के साथ साथ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं लिख देता हूँ, ये सिमिलर होता है किसके साथ? तो लाइट के साथ होता है। अब जो हीट रेडिएशन होता है, जो आपका हीट रेडिएशन होता है, क्योंकि हीट के फॉर्म में रेडिएशन जो है हीट के फॉर्म में निकल रहा है। तो जो हीट रेडिएशन है ये एक फॉर्म बनाता है किस पार्ट का? तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मत लिखिए, गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब उस स्पेक्ट्रम को भी हम देखेंगे कि क्या क्या आपसे उस पर सवाल बनता है। तो यानी कि ये क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाएगा। अब इतनी बातें आपको पता चल गई जो रेडिएशन से बेसिक थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बातें अगर आप समझ गए हैं तो अब हम अगला टॉपिक जो देखेंगे वो है मेरा नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशन। अब नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशन में सबसे पहले आपको एक नया टर्म दिख गया है। वो क्या है? वो है थर्मल रेडिएशन। अब थर्मल रेडिएशन की अगर मैं परिभाषा को बताऊं, तो यानी कि जो भी एनर्जी एमिट होता है बॉडी के थ्रू रेडिएशन के फॉर्म में टेम्परेचर की जगह पर। मैंने क्या कहा? अभी तक आप टेम्परेचर के फॉर्म में हर चीज पढ़ते थे, लेकिन अगर आप रेडिएशन के फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी कि हीट एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। यानी कि अगर मैं इसका परिभाषा आपको लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि जो एनर्जी एमिटेड होता है किसके द्वारा? किसी बॉडी के द्वारा। किसके फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन के फॉर्म में अगर कोई बॉडी एनर्जी एमिट करता है, किसके अकाउंट में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑन अकाउंट ऑफ। किसके अकाउंट में? तो ऑन अकाउंट ऑफ इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर की जगह पे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। तो ये बात भी अब आपको याद हो गई होगी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि आपसे यहाँ से सवाल क्या बनेगा? क्या थर्मल रेडिएशन का परिभाषा पूछा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अब जो आपका थर्मल यानी कि हीट होता है, अब ये जो हीट रेडिएशन है, यहाँ से आपसे सवाल बनेगा कि जो हीट रेडिएशन का वेवलेंथ है, अब ये वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी किया जाता है, ये आपसे सवाल पूछेगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8 गुना 10 का पावर माइनस 7 मीटर से लेके आपको होता है 4 गुना 10 का पावर माइनस 4 मीटर तक ये वेरी करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं
उनको हम क्लासिफाई करते हैं वेवलेंथ के टर्म में। किसके टर्म में करेंगे? वेवलेंथ के टर्म में। जैसे मीटर और ये होता है, वैसे ही वेव को जब नापते हैं लेंथ में तो उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। और ये जो प्रोपोगेट करते हैं, याद रखिएगा, ये प्रोपागेट करते हैं किससे? स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में होती है। और ये कितना होता है? ये सबको मालूम होना चाहिए, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, अब जो दोनों के बीच का डिफरेंस है किसमें किसमें, जो रेडिएशन है और जो अनदर है, यानी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन से जो दूसरा है उसके बीच में जो अंतर होता है वो केवल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का होता है। ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। अभी हम बताएंगे, जैसे कि आपके पास एक्सरे होता है, गामा रेज होता है, उसी तरह से आपको इंफ्रारेड होता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो ये डिफर किस में करते हैं? तो दो चीज आपको याद रखना है, एक तो वेवलेंथ में और दूसरा जो है ये फ्रीक्वेंसी में डिफर करते हैं। अब इन्हीं को हम देखेंगे कि वेवलेंथ के हिसाब से ये कैसे डिफर कर रहे हैं। तो इनका हम एक बिल्कुल चार्ट बनाएंगे जो आपको पूरी तरह से याद करना होगा, क्योंकि उसी चार्ट पे आपसे सवाल बनता है, फिर मैं उसकी समरी भी आपको लिख दूंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, तो मैं एक स्केल ले लूंगा। अब एक स्केल ले लिया मैंने और इस स्केल पे मैं मार्किंग कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर रखा 10⁻⁻5 और ये वेरी कहाँ तक करेगा? तो 10⁻4 तक करेगा। अब मैं पहले वैल्यू को लेता हूँ, तो -5 से शिफ्ट करते हैं इसको 10⁻4 पे। अब 10⁻4 से थोड़ी सी लाइन को इधर करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक लाइन को। अब यहाँ पर क्या लेते हैं हम? तो 10⁻3, यहाँ लेते हैं 10⁻2 और यहाँ पर लेते हैं 10⁻1। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं 10⁻1 पर। तो ध्यान रखिएगा ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? आपका वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और ये जो वैल्यूज दी हुई है वो माइक्रोमीटर में दिया हुआ है, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। तो यानी एक माइक्रोमीटर में कितना होता है? 10⁻6 मीटर होता है। 10⁻6 मीटर, ये बात याद रखिएगा। तो यानी कि अब आपको दो लाइन दिख रहा है, 10⁻4 से थोड़ा सा आगे, मान के चलिए 10⁻4 है, तो ये जो है लाई करेगा जो है आपके पास कितना? तो ये इसको बोलते हैं, ऐसे रेज को हम लोग बोलते हैं एक्सरे। यानी कि ये किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन गया? तो ये एक्सरेज का बन गया। और इधर जितना भी जाएगा इसको बोलते हैं हम गामा रेज। तो गामा रेज की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁻4 से उधर जितना दूर तक जाएगा वो हो जाएगा आपका गामा रेज। वो मैं लिख दूंगा, अभी उसकी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। उसी तरह से अब अगर मैं देखूं, तो अब अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 और यहाँ पर लेता हूँ 10, तो 1 और 10, यहाँ पर देखिए अगर मैं एक छोटे से लाइन को ड्रॉ करूँ, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया। 1 और 10 के बीच में अगर आप देखेंगे किसमें? माइक्रोमीटर में, तो ये वाला आपका जो रेंज होगा ये किसका हो जाएगा? विजिबल रेंज हो जाएगा। अब उसी तरह से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से? 1 से, ठीक है, और एक स्टार्ट करता हूँ मैं 10⁻2 लेता हूँ मैं, यहाँ 10⁻1 था, 10⁻2 था। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, तो जो मेरे पास एक है और ये हो गया आपका 10⁻2, यहाँ पर जो रेडिएशन होता है इसको बोलते हैं हम थर्मल रेडिएशन। ये भी बात अब आपको याद हो गई। उसी तरह से अब इसके आगे जो भी जाएगा ये कहलाएगा माइक्रोवेव। वही माइक्रोवेव जो घर में यूज किया जाता है, तो उसका आपके पास वेवलेंथ इतना ही होता है, यानी इसके आगे। अब एक और छूट गया है, और वो है क्या आपका? तो अगर मैं 10⁻1 से लेके 10⁻4 तक जाता हूँ, 10⁻1 से लेके 10⁻4 की वैल्यू जो होगी माइक्रोमीटर में, वो लाई करेगी किसके लिए आपको? तो इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए। तो इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए ये लाई करेगा। तो ये चार्ट बिल्कुल आपको दिमाग में होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो मैं इसकी एक विस्तृत समरी लिख देता हूँ, उसको तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आपको मैं नोट करा देता हूँ, मैंने आपको माइक्रोमीटर में भी लिखा दिया, लेकिन आपसे एग्जाम में सिर्फ 10⁻6 से गुना कर दीजिएगा तो वो आपके पास मीटर में चला जाएगा। तो अब मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ, एक तरफ आपको रेडिएशन है और दूसरी तरफ आपका वेवलेंथ का जो रेंज है वो। तो आप चार्ट भी याद रख सकते हैं, इससे भी याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा है? तो गामा रेज। सबसे किनारे इस तरफ क्या था? तो आपका गामा रेज था। अब इसकी वैल्यू 10⁻−10 मीटर से लेके 10⁻−14 मीटर तक ये लाई करता है। उसी तरह से दूसरा था आपका एक्सरे। अब एक्सरे जो है ये कितना लाई करता है? तो 10⁻9 मीटर से लेके
6 गुना 10 का पावर माइनस 12 मीटर तक ये लाई करता है। याद रखिएगा ये 10 का पावर माइनस 12 मीटर है। उसी तरह से अगर मैं यूवी की बात कर रहा हूँ, अल्ट्रा वायलेट रेज की बात कर रहा हूँ, तो ये होता है आपका 3.8 इंटू 10 का पावर माइनस 7 मीटर से लेके 6 गुना 10 का पावर माइनस 10 मीटर तक। उसी तरह से यूवी के बाद आपका आ जाएगा विजिबल। तो अगर मैं विजिबल रेज की बात करता हूँ तो विजिबल रेज की वैल्यू आपके पास लाई करेगी 7.8 इंटू 10 का पावर माइनस 7 मीटर से लेके 3.8 इंटू 10 का पावर माइनस 7 मीटर तक। तो ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला नोट कीजिए, तो अगला नोट हो जाएगा आपका इंफ्रारेड का। तो इंफ्रारेड भी मैंने बता दिया था। तो इंफ्रारेड रेज जो है वो कितना था, ये था 10 का पावर माइनस 3 मीटर से लेके 7.8 गुना 10 का पावर माइनस 7 मीटर। ये हो गया आपका इंफ्रारेड। उसी तरह से इंफ्रारेड के बाद आप माइक्रोवेव का याद कर लीजिए। तो माइक्रोवेव्स का कितना हो जाएगा, तो ये होता है आपका 0.3 मीटर से लेके 10 का पावर माइनस 3 मीटर तक होता है। अब माइक्रोवेव्स के बाद एक और आपका बच जाएगा जो होता है रेडियो वेव्स। बिल्कुल वही रेडियो वेव्स है जिस पर रेडियो चलता है। ठीक है, रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंग की बात की जा रही है। अब इसका कितना होता है, तो ये किलोमीटर में होता है, याद रखिएगा। तो ये कितना होता है, ये किलोमीटर में होता है, फ्यू किलोमीटर टू 0.3 मीटर तक होता है। तो याद रखिएगा, इतनी बातें हैं जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये याद रखने वाली बात है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। अब उस पर भी सवाल बनते हैं, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई आपके पास चारा नहीं है। तो देखिए ये है अब आपके पास हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। अब सब कुछ आप समझ चुके हैं, मैंने बेसिक आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज मैंने समझा रखा है आपको। क्या, चूंकि अब एक वन लाइनर के फॉर्म में आपसे सवाल बनेगा, इसलिए मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी बताया था मैंने कि थर्मल रेडिएशन को किसी प्रकार का ट्रैवल के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यानी कि इट कैन, यानी कि थर्मल रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो याद रखिएगा कि ये वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करता है। अब दूसरा क्या मैंने बताया था कि ये जो थर्मल रेडिएशन है, जैसे लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पाथ को फॉलो करता है, तो मैंने बोला था कि बिल्कुल उसका सिमिलर ही है। तो यानी कि इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी बात आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब उसके बाद तीसरा, अब तीसरा मैंने आपको पढ़ाने के दौरान क्या समझाया कि जो थर्मल रेडिएशन है, अब आप देखिए जो रेडिएशन होता है वो निश्चित रूप से रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है और रिफ्रैक्शन को भी फॉलो करता है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूं कि इट ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी उपलब्ध हैं, लेकिन उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये क्या हो गया कि इट कैन बी रिफ्रैक्टेड, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड भी हो सकता है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th या हाँ 11th में भी आपने इस बात को पढ़ा होगा कि जो थर्मल रेडिएशन है उसको रिफ्रैक्ट भी किया जा सकता है और रिफ्लेक्शन भी किया जा सकता है, यानी बाउंसिंग बैक भी किया जा सकता है। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रांसफर भी हो जाता है तो बेंडिंग दिखाएगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा। कौन, आपका थर्मल रेडिएशन की बात हो रही है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पे। तो अगला प्रॉपर्टी आपका क्या है, तो अगला प्रॉपर्टी है कि मैंने समझाया कि जो थर्मल रेडिएशन होता है वो इक्वल होता है, यानी इसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो मैं लिख देता हूँ कि जो वेलोसिटी होता है किसका, थर्मल रेडिएशन का, वो किसके इक्वल होता है, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। तो भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि v क्या है, वेलोसिटी है। तो ये भी बात अब आपको याद रखनी है, ये सब के सब वन लाइनर आपके एग्जाम में बनेगा। और एक आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि इट फॉलोज, क्या फॉलो करता है, तो इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस पर भी सवाल बना हुआ है, कहीं ना कहीं बना हुआ है, डीआरडीओ में बना हो चाहे कहीं आईटीआई, कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ होता क्या है, इसको भी आप साथ ही साथ समझते चलिए। तो मैं समझा दूं आपको कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, जिसमें कि जो इंटेंसिटी होता है हीट रेडिएशन का, वो इनवर्सली वेरी करता है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ। मैंने क्या बोला आपको कि जो मेरा इनवर्स
स्क्वायर लॉ है। अब ये बोलता क्या है? तो ये इसका कहना ये है कि जो इंटेंसिटी होती है, अब इंटेंसिटी किसकी इंटेंसिटी? तो इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन की। अब ये क्या होता है? तो ये जो है वेरी करता है, कैसे? तो ये वेरी करता है इनवर्सली, किसके? तो डिस्टेंस के स्क्वायर से ये वेरी करता है। डी आपका क्या है? डिस्टेंस है। और कहाँ से ये डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है? तो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स रेडिएशन से, सोर्स ऑफ हीट रेडिएशन। अब सन से आ रहा है धरती पर, तो डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ की बात की जा रही है, तो सोर्स ऑफ हीट रेडिएशन की बात की जा रही है। तो ये कुछ मुख्य प्रॉपर्टी थे जिस पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस तरह के सवाल आपसे बन सकते थे। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन भी खत्म हो गया। अब आइए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है कि जो रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस होता क्या है। पहले कुछ बेसिक के बारे में समझ लीजिए। मैंने क्या बताया कि मान लीजिए कि अल्टीमेट सोर्स तो क्या है? सन से ही, तो सन से ही सारा रेडिएशन निकल रहा है अब आपका। तो देखिए, जब सन से रेडिएशन निकलता है तो क्या पूरा का पूरा रेडिएशन धरती पर पहुंच जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितना निकलता है उसका बहुत ही कम प्रतिशत जो है धरती पर पहुंचता है। क्यों? बीच में आप देखेंगे कि लेयर बाय लेयर आपका एटमॉस्फेयर बनाया गया है। तो कुछ जो रेडिएशन है वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जैसा मैंने प्रॉपर्टी में आपको समझाया। कुछ क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो वहीं से आपका ये शब्द निकला है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस। तो मैंने आपको क्या समझा दिया? तो मैंने आपको समझा दिया कि जब भी मेरे पास सन से, मैंने क्या बोला कि जब भी मेरे पास सन से एनर्जी, एनर्जी किसके फॉर्म में? तो थर्मल एनर्जी या फिर रेडियंस के रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, तो क्या होता है कि ये जो एनर्जी है ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर? अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में, यही होता है। और साथ ही साथ अब क्या होता है, कुछ जो है एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ क्या होता है आपको? तो ट्रांसमिट हो जाता है। यही तीन बातें मैंने आपको बताया। तो अब अगर इतनी बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई है, तो अगर मैं मान लेता हूँ क्या, क्यू को मैंने हमेशा हीट से डिनोट किया है, तो ये मेरा क्या है? तो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी है। अब ये रेडिएंट एनर्जी यानी रेडिएशन वाला एनर्जी जो हीट के फॉर्म में आ रहा है, तो अमाउंट ऑफ क्या है आपका? रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन अ बॉडी। ये बात याद हो गई, फॉलिंग ऑन अ बॉडी। तो ये आपका क्यू मान लिया आपको। अब मान लेते हैं कि जो कैपिटल आर है, तो अब जो कुछ पार्ट जो आ रहा है ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो मैंने क्या माना कि आर जो है कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्टेड हो गया, और कुछ पार्ट जो है, मान लिया कि ए को मैंने क्या मान लिया कि कुछ पार्ट आपका एब्जॉर्ब्ड हो गया, तो मैंने ए को मान लिया कि वो कुछ एब्जॉर्ब्ड हो गया। उसी तरह से मैंने बताया कि कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? ट्रांसमिटेड हो गया। तो ये 4 पॉइंट हो गया। ठीक। तो होता क्या है कि अब अगर मैं बोलूं कि जो ये क्यू होता है, जो आप इस क्यू को देखेंगे वही तो ये 3 के बराबर आ रहा था। तो यानी कि ये आर के बराबर प्लस ए के बराबर प्लस टी के बराबर आ रहा था। अब मैं क्या करता हूं कि डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ क्यू से। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई क्यू। अब अगर मैं दोनों तरफ इसको क्यू से भाग लगा देता हूँ, तो इधर कितना हो जाएगा? क्यू बाई क्यू, यहाँ हो जाएगा आर बाई क्यू, यहाँ हो जाएगा ए बाई क्यू, यहाँ हो जाएगा टी बाई क्यू। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से क्यू कट गया, तो इधर क्या बच गया? अब आपके पास जो आर बाई क्यू है प्लस ए बाई क्यू है प्लस आपका टी बाई क्यू है, ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। अब मान लेते हैं कि जो आर बाई क्यू है इसको मान लिया छोटा आर, उसी तरह जो ए बाई क्यू है इसको मान लिया हमने छोटा ए, और जो टी बाई क्यू है इसको मैंने मान लिया छोटा टी। अब ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो बताना क्या चाहते थे आपको? उसकी शुरुआत में ही मैंने समझाया कि जो आपका थर्मल एनर्जी या थर्मल रेडिएंट जो आपका धरती पर आता है, उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। इसीलिए मैंने इसको छोटा आर लिखा, यानी क्यू में से कुछ पार्ट गया, यहाँ से भी क्यू में से कुछ पार्ट गया, और यहाँ में से भी कुछ पार्ट गया। तो अब ये क्या बन गया? तो ये आपका बन गया रिफ्लेक्टेंस, ये बन गया आपका एब्जॉर्बटेंस, और ये बन गया आपका ट्रांसमिटेंस। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको अभी पढ़ाया क्या। तो आप रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस भी बिल्कुल पूरी तरह से अब आप समझ गए होंगे। अब आइए इसके आगे समझते हैं। अगर आप रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस को समझ गए हैं, तो अब आपको एक बात समझनी होगी। समझनी क्या है कि मैंने आपको समझाया था कि आपके पास सोर्स जो है यूनिवर्स का क्या है? तो सन है।
अब इस सन यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हॉट बॉडी की का बात कर रहे हैं। तो यहाँ से तो जो रेडिएशन है आपका वो तो क्या चला, रेडिएशन तो यहाँ से 100% चला था ना, लेकिन क्या वहां तक जब अर्थ पे पहुंचा तो क्या वो 100% था? नहीं, 100% वो नहीं था। यानी कि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट जो है आपका ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी एक बॉडी के लिए बात करूं जिस पर कि ये तीनों लागू हो रहा है, तो यानी कि एक ही बॉडी पर ये जो तीन वैल्यूज हैं, किसके किसके, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस के लिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, और वो सभी के सभी क्या होंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया वेवलेंथ के फॉर्म में, तो सभी का वेवलेंथ क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी जो रेडिएशन है, अब जितने भी रेडिएशन है उनके वेवलेंथ को हम लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, और उसको इंसिडेंट कराते हैं किसी बॉडी पे, तो जो इक्वेशन होगा मेरा वो क्या बन जाएगा आपका, मैंने क्या बोला ध्यान से समझिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा कॉफिशिएंट है, अब अगर उतनी बातें जो मैंने अभी आपको समझाई अगर ये बात आप समझ गए, तो जो मेरा कॉफिशिएंट है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, पहले इसे कॉफिशिएंट को नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जो मेरा रेडिएशन है, मैं लिख देता हूँ कि अगर इफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ को क्या मानते हैं, लैम्डा मानते हैं, इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पर इंसिडेंट हो रहा है, तो जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, अब मैं मान ले रहा हूँ ना कि अलग अलग वेवलेंथ का है सारा का सारा, रिफ्लेक्टेंस में भी जो रेडिएशन आ रहा है वो आर लैम्डा आ रहा होगा, लैम्डा की वैल्यू तो हमको मालूम ही है, मैंने अभी अभी आपको लिखवाया। उसी तरह एब्जॉर्प्शन में ए लैम्डा मान लेता हूँ, और जो ट्रांसमिटेंस है उसमें मैं छोटा टी लैम्डा मान लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू किसके किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। और जैसे ही ये कंडीशन आता है आपको इस पर सवाल बन जाएगा कि अब आर लैम्डा, ए लैम्डा और टी लैम्डा, अब इनको हम कहते क्या है, तो इनको हम कहते हैं, ये तीनों साइमल्टेनियसली क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका मोनोक्रोमैटिक। क्या कहलाता है, मोनोक्रोमैटिक रिफ्लेक्टेंस, यानी कि सबके सामने बस मोनोक्रोमैटिक लगा देना है, मैं एक के बारे में लिखता हूँ, बाकी सब आपको लिख लेना है। और ये क्या हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्टेंस, और साथ ही साथ आपका ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसमिटेंस हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि ये कंडीशन कब आती है, तो जब आर का फ्रैक्शन यानी कि रिफ्लेक्टिव का फ्रैक्शन जो है किसी लैम्डा वेवलेंथ के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि हर के लिए अलग अलग वेवलेंथ की वैल्यू होती है। उसी तरह एब्जॉर्प्शन में लैम्डा जुड़ गया और ट्रांसमिटेंस में लैम्डा जुड़ गया, तो वो क्या बन जाता है, मोनोक्रोमैटिक रिफ्लेक्टेंस, मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्प्टेंस और मोनोक्रोमैटिक ट्रांसमिटेंस। यहाँ तक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके आगे हम देखेंगे स्पेशल केसेस को। अब वो स्पेशल केसेस क्या क्या हैं, ये भी बात अब आप जान लीजिए। तो हमारा पढ़ने क्या जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कि मेरा स्पेशल केस 1 क्या है। तो स्पेशल केस 1 हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए, अब आपके पास अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर अ बॉडी, अगर कोई बॉडी है जिसके लिए टी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो जो आपका इक्वेशन मैंने लिखा था क्या क्या, तो मैंने लिखा था आर प्लस ए प्लस टी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो पर मैंने लिखा कि टी बराबर 0 है, तो आर प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि अगर ऐसा बॉडी है जिसके पास जो वैल्यू है ए की वो काफी लार्ज है, तो यानी कि स्मॉलर वैल्यू है किसका, आर का, और ऐसे ही वाइस वर्सा होगा। यानी मैंने क्या बोला कि अगर किसी बॉडी की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। वैसे ही अगर ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही इसका मतलब हुआ। तो यानी कि और अच्छे से अगर मैं समझाऊं तो गुड एब्जॉर्बर्स क्या होते हैं, बैड रिफ्लेक्टर होते हैं, या फिर उसी को बोलूं तो इसको वाइस वर्सा बोल सकते हैं। यानी कि जो बैड रिफ्लेक्टर होते हैं वो कैसा होते हैं, गुड ऑब्जर्वर्स होते हैं, और बैड ऑब्जर्वर्स गुड रिफ्लेक्टर हो जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि ये जो कंडीशन बना ये किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि जो आपका गुड एब्जॉर्बर होगा वो क्या होता है, आर बैड रिफ्लेक्टर होता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। और साथ ही साथ इसका उल्टा भी कर दीजिए, तो यानी कि वैसे वर्षा हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी अब आप याद कर लीजिएगा, जो आपके प्रतियोगिकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे कंडीशन पर, यानी कि अब स्पेशल केस। अब यहाँ तो ये पहला हो गया, अब आपको यहीं पर लिख देता हूँ मैं, चाहे मिटा के लिख देते हैं, ऊपर ही ठीक रहेगा। अब दूसरे केस पे चलते हैं। तो स्पेशल केस नंबर 2 क्या हो जाएगा आपके पास, तो अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर आपके पास कोई बॉडी है, अब इस बॉडी के लिए जो आर है और टी है, इन दोनों को अगर मैं 0 कर देता हूँ,
तो यानी कि अब आपके पास मेन इक्वेशन क्या था, आर प्लस ए प्लस टी की वैल्यू 1 थी। अब आर और टी दोनों जीरो है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। अब ए की वैल्यू अगर 1 आ गई तो यानी कि जो बॉडी होगा वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा ऑब्जर्व कर लेगा किसको, रेडिएशन को जो उस पर पड़ेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये ब्लैक की तरह दिखने लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस लाइन का मतलब मैं लिख देता हूँ कि अगर यानी कि जो आपके पास बॉडी है ये क्या करेगा, जो बॉडी है बॉडी विल एब्जॉर्ब, ये सारा का सारा क्या करेगा, बॉडी विल एब्जॉर्ब ऑल द हीट रेडिएशन। आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए ये बातें। बॉडी विल एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन जो कि उस पर गिर रहा है, यानी कि फॉलिंग ऑन इट। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो यानी कि ये बॉडी जो है एक तरह का ब्लैक अपीयर करेगा, तो इट विल अपीयर ब्लैक। यही तो परिभाषा है ना ब्लैक बॉडी की, तो इट विल अपीयर ब्लैक। यहाँ तक भी अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ब्लैक से भी एक सवाल बनेगा कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं। तो एक ऐसी बॉडी जो कि नाइदर ट्रांसमिट करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन एब्जॉर्ब कर लेता है आपके सारे के सारे हीट रेडिएशन को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा कि अब मेरी परिभाषा कहाँ चली जाएगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की परिभाषा पर, क्योंकि आपसे सवाल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो मैंने क्या बोला कि एक ऐसी बॉडी है ना, कि ए बॉडी विच नाइदर, मैंने बताया कि नाइदर वो क्या करेगा, नाइदर रिफ्लेक्ट करेगा नॉर ट्रांसमिट करेगा। तो मैंने बोला नाइदर रिफ्लेक्ट करेगा और ना ही वो ट्रांसमिट करेगा। मैं लिख देता हूँ नाइदर ट्रांसमिट। बस क्या करेगा, ये जो ए है वो पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लेगा। तो क्या लिखूं, बट एब्जॉर्ब, आई होप ये दिखना चाहिए, बट एब्जॉर्ब ऑल द हीट रेडिएशन, है ना। तो यही क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी की परिभाषा बन जाएगा। तो ये बातें भी अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अब आगे का लेक्चर आपको अगले क्लास में मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, इसी तरह से बढ़ते रहिए और याद करते रहिए, निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।